वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर है और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकी विविधता सम्मिलित है। जैव विविधता संरक्षण की तुलना संपूर्ण विश्व की संपूर्ण प्रजातियों की सुरक्षा से नहीं की जा सकती और न ही यह पर्यावरण को पूर्व स्थिति में बनाए रखने का एक प्रयास मात्र है। वर्तमान में चिंता का मुख्य विषय तीव्र गति से हो रहा संसाधन दोहन और प्राकृतिक वास में होने वाला परिवर्तन है, जो जैव विविधता के तेजी से लोप होने का कारण बन रहा है। पर्यावरणवादी पर्यावरणीय व्यवस्थाओं और प्रजातियों की विविधता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्हें विकास की प्रक्रिया से मोहभंग लोगों का समर्थन भी प्राप्त है, परंतु संरक्षण को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुत विभेद हैं। इस विभेद के मूल में संरक्षण को लेकर दोनों के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर विद्यमान है। संरक्षण का दार्शनिक एवं प्रायोगिक पक्ष का दर्शन भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में ऋषियों ने वृक्षों की परमात्मा के विभिन्न गुणों का प्रतीक माना है। आप औषधि रूप नौड वस्तु दयोर्वर्णा गिरियो वृक्षकेश श्रणेत न ऊर्जा परिगिरम स नमस्तरतीर्या उशिरे परिजमा श्रणवंतवाय पुराने शुभा परिसृचो ब्रह्मांड स्योत। इसका मतलब ये है, वनस्पतियाँ, जलधाराएं, आकाश, वन और वृक्षादित पर्वत हमारी रक्षा करें। ताजगी भर देने वाला पवन जो आकाश के बादलों में तेजी से दौड़ता है, हमारा गान सुने और हमारी प्रार्थना सुने और छिन्न भिन्न पर्वतों से आगे बढ़ती स्फटिक सी स्वच्छ जलधाराएं हमारी प्रार्थना सुने। इसी प्रकार उपनिषद में कथन है, रक्षे है प्रकृति वातुम लोकः, अर्थात मानव की रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा की जाए। प्राचीन भारतीय समाज इस सत्य से पूर्णतः अवगत था कि पौधों एवं वनों का विनाश मानव जाति के विनाश के द्वार खोल देगा। भारतीय संस्कृति में प्रकृति एवं पशुओं से मानव का संबंध प्रभुत्व एवं दमन का नहीं, बल्कि आदर और जीवों के सहभागिता का संबंध है। प्राचीन काल में जिन पर्यावरणीय नियमों का प्रतिपादन किया गया था, उनका पालन न केवल साधारण व्यक्ति बल्कि शासन वर्ग भी करता था। हमारी भारतीय जीवन शैली के मूल में यही नियम और यही सिद्धांत है। ये और बात है कि वर्तमान की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण हम प्रकृति संरक्षण को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं जितना कि हमें देना चाहिए। यूँ तो हमें अपनी जैव विविधता पर गर्व है। विश्व के 12 समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से भारत एक है। दुनिया के 24 में से 2 हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, भारत, बर्मा तथा पश्चिमी घाट श्रीलंका भारत में है। विश्व की लगभग 60% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। विश्व में वनस्पति विविधता के आधार पर भारत 10वें, एंडेमिक प्रजातियों के आधार पर 11वें में और फलों के उद्भव तथा विकास के आधार एवं विविधता केंद्र के आधार पर 6वें स्थान पर है। यदि हम छिपकलियों की बात करें तो छिपकलियों की लगभग 50% प्रजातियां केवल भारत में ही पाई जाती हैं, जबकि 5000 फूलों के पौधों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 सबसे बड़ी बिल्लियां, शेर तथा बाघ यानी लॉयन और टाइगर भारत के वनों में पाए जाते हैं। सबसे बड़े स्थलीय पाई जीव हाथी की लगभग 50% वैश्विक संख्या भारत में विद्यमान है। एक सींग वाले गैंडे का मुख्य आवास भारत में है। इस प्रकार और भी बहुत से जीवों की प्रजातियां जैसे घड़ियाल केवल भारत में ही पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि सोन चिड़िया केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत कस्तूरी मृग, काले मृग, रेड पांडा जैसी प्रजातियों का भी घर है। भारत में बंदरों एवं लंगूरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे हुलाक शिबॉन, शेर पूंछ बंदर यानी लॉयन टेल्ड मैकॉक, नीलगिरी लंगूर, टोपी वाला लंगूर, सुनहरा बंदर इत्यादि। भारतीय हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड और थामिल मृगों का भी निवास स्थल है। मीठे पानी की बात करें तो मीठे पानी की डॉल्फिनों में से सॉस यानी कि गैंजेटिक डॉल्फिन भारत में पाई जाती है। सर्पों की अनेक प्रजातियां भी भारत में हैं। दुनिया के विशालतम जहरीले सर्प किंग कोबरा का निवास स्थल भारत है। भारत में लगभग
62% वनस्पति सीमित है यानी कि एंडेमिक है, जो हिमालय, खासी की पहाड़ियों एवं पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, नदी मुहानों और डेल्टा में जैव विविधता के अपार भंडार हैं। विश्व की लगभग 340 कोरल प्रजातियां भारत में मिलती हैं। भारत में मैनग्रोव की भी बहुतायत है। नीतरबनिका यानी जो उड़ीसा में है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। भारत में लगभग 93 झीलें, रीफ और मैनग्रोव हैं, जिनका अभी तक पर्याप्त अन्वेषण नहीं हुआ है। भारत में लगभग 60.4 मिलियन हेक्टेयर भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जो जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं और पूरे विश्व में भारत की जो जैव विविधता है वो बेजोड़ है। भारत प्रवासी पशु पक्षियों का भी महत्वपूर्ण आवास स्थल है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, चित्तीदार पेलिकन जैसे प्रवासी पक्षी प्रवास पर आते हैं, तो समुद्री कछुए भी दक्षिणी अमेरिका जैसे सुदूर स्थान से प्रवास करने भारत में आते हैं। आइए अब हम अपने प्यारे उत्तराखंड की बात करेंगे। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, अल्पाइन आदि इस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों तथा पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के संगम पर स्थित होने के कारण हमारे उत्तराखंड में हर प्रकार की जैव विविधता उपलब्ध है। यद्यपि इस समृद्ध कोष में कुछ प्रजातियों के बारे में लोगों को पता है, हमें अपनी समृद्ध जैव विविधता का जानना बहुत आवश्यक है, बल्कि इसके संरक्षण में आ रही चुनौतियों का गहन अध्ययन करके इनका निदान खोजना भी उतना ही आवश्यक है। उत्तराखंड की जैव विविधता के 101 आइकन हैं, जिनके आवास, पारिस्थितिकी भूमिका और उनके उपयोगों के बारे में हमें जानना जरूरी है। इनमें राज्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लिली यानी जायंट हिमालयन लिली, विश्व में पाई जाने वाले रोडोडेंड्रोन यानी बुरांस की सबसे बड़ी प्रजाति रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम यहीं पर मिलता है। विश्व के सबसे विषैले सर्प किंग कोबरा भी उत्तराखंड में मिलता है, जबकि सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर पाया जाने वाला जहरीला सांप पिट वाइपर, विश्व की सबसे बड़ी मधुमक्खी जॉइंट हिमालय हनी बी और विश्व का सबसे बड़ा पतंगा यानी एटलस मॉथ उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जैव विविधता से भरपूर हमारे देश में अब बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित होने लगे हैं। ऐसा ही एक पार्क उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के समीप झाझरा के विज्ञान धाम में स्थित है। इन अद्भुत पर्यावासों में से पारिस्थितिकीय पर्यटन पूरे संसार में बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था इस पर ही आधारित है। इससे विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है, जिसका उपयोग हम प्रकृति तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण में कर सकते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी स्थान की जैव विविधता को सुनिश्चित करते हैं और जैव विविधता का सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। पारिस्थितिकी पर्यटन भी भारत में संभावनाओं की बात करें तो यह बहुत ही असीम है। इस प्रकार के पर्यटन के आर्थिक महत्व को हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे कि एक शेर अपने जीवन काल में अपने सौंदर्य के आधार पर लगभग एक जीवन काल में यानी अर्थात 7 वर्षों में पर्यटन से $5,15,000 की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। केन्या का एक हाथी अपने जीवन काल में लगभग $10 लाख की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। रवांडा में पाए जाने वाले गोरिल्ले प्रतिवर्ष $40 मिलियन की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। हरवी तट तथा क्वींसलैंड तट पर व्हेल मछलियां प्रतिवर्ष $1,20,00,000 अर्जित करने का संसाधन है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ यानी कोरल रीफ से प्रतिवर्ष $20 लाख की आमदनी होती है। इन उदाहरणों से हम अपने अनुपम वन्य जीव स्थलों को विकसित कर सकते हैं और उन्हें आर्थिकी का एक स्रोत बना सकते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 तक कॉर्बेट में 1,65,000 पर्यटक पहुंचे थे। इनमें से विभाग को 7 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसके कि इस वर्ष 10 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी वन विभाग को 10 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व पर्यटकों से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 19-20 में 65 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वन्य जीव पर्यटन में भी बहुत संभावनाएं अंतर्निहित हैं। आजकल फॉरेस्ट बाथ बहुत प्रचलित हो रहा है। लोग वन में विचरण करके अपने जीवन में प्रसन्नता और उमंगता का संचार करते हैं और इससे उनके जीवन में वृद्धि होती है। कहते हैं कि ऐसे वन विहारों, वन्यजीव पार्कों और संरक्षित क्षेत्रों में यदि हम 3 दिन बिताएं तो उससे इतनी शुद्ध प्राणवायु मिलती है जिससे कि हमारे जीवन में 30 दिन की वृद्धि हो जाती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जैव विविधता संरक्षण हमारे लिए कितना आवश्यक है। इस जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम उस पर विचार करेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है और मनुष्यों के लिए अस्तित्व बनाए रखने में ये बहुत अधिक सहायक है। इसलिए जैव विविधता से हमें क्या होता है कि मानव
से मानव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य को जीव जंतुओं, वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधियाँ, रबर, इमारती लकड़ी आदि की प्राप्ति के साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति होती है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता में समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में बहुत सहायक है। उत्तराखंड में जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें काफ़ी कदम उठाने हैं, जिससे हम भविष्य के लिए एक दूरगामी योजना बनाकर जैव विविधता विकास और एक संतुलित मॉडल तैयार कर सकें। उत्तराखंड में जैव विविधता के लिए प्रमुख संकटों की पहचान करना आवश्यक है और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर स्थित पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आवासों की पहचान और उनके संरक्षण और प्रबंधन के तरीके सुझाना उसमें शामिल है। संरक्षित क्षेत्रों और गैर संरक्षित क्षेत्रों जैसे आरक्षित वन, संरक्षित और अवर्गीकृत वन, ताजे पानी और अन्य आर्द्र भूमि प्रणालियों, एविफोना, सर्दियों के क्षेत्रों, कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए संरक्षण और प्रबंध योजनाओं और सामाजिक आर्थिक पहलुओं का हमें बहुत विस्तृत आकलन करना होगा। लैंडस्केप सिस्टम और मानवजित महत्व के स्थल भी हमें खोजने होंगे। उत्तराखंड के वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने के उपाय खोजकर जैव विविधता को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए हमें एक दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। जैव विविधता को हमें स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जोड़ना होगा। राज्य में बाह्य संरक्षण स्थिति की प्रभावशीलता का आकलन करके लुप्त प्राय और संकट प्राय प्रजातियों और बंदी प्रजनन प्रकारकों का पुनर्वास और वनस्पतियों और जीवों और उनके आनुवंशिक संसाधनों के प्रति संरक्षण करना होगा। जैव विविधता शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता, सार्वजनिक पहुंच, कौशल विकास और स्वैच्छिक भागीदारी की बात भी हमें सोचनी होगी। इसी तरह से हमें जनोन्मुखी टिकाऊ प्रबंधन और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए तंत्र विकसित करने पर ध्यान देना होगा और इसके लिए सभी स्थानीय निकायों के स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों यानी बीएमसी का गठन करना होगा और प्रत्येक बीएमसी के लिए पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी पीबीआर हमें तैयार करने होंगे। जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले बीएमसी के साथ लाभों के समान बंटवारे के लिए भी एक हमें तंत्र विकसित करना होगा। कृषि, पशुधन, चारा और प्रजाति वनस्पति विविधता के संरक्षण के लिए एक रणनीति और एक कार्य संस्कृति हमें विकसित करनी होगी, जो कि हमारे जो विकास है वो प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के अनुकूल हो। इस प्रकार हमें एक ऐसा परिदृश्य बनाना होगा जिससे कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निवेश में प्रोत्साहन मिले। जैव विविधता के लिए विश्वविख्यात उत्तराखंड में अतीस, वन ककड़ी, कुटकी, वन हल्दी, थुनेर, मीठा विष, जटामासी समेत कई दुर्लभ प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हमें इस तरफ भी विचार करना होगा। अनियंत्रित दोहन के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वैश्वीकरण ने जिस तरह उत्तराखंड की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है उस पर हमें प्रभावी रोक लगानी होगी। आज यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत देवलसारी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाना प्रस्तावित है। यह कदम जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज हम संकल्प करें कि हम अपने आसपास की जैव विविधता के संरक्षण की जिम्मेदारी ओढ़ें और इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन हम हर क्षण हर पल करें, तभी हमारा अस्तित्व अक्षुण्ण रह सकेगा। प्रभु करें कि पृथ्वी पर कभी ऐसा दिन न आए जब हम बाघ, हाथी या गिद्ध जैसे पशु पक्षियों को ना देख सकें। आइए हम अपनी समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित रखें और अपने भविष्य की संतति को एक भरपूर जैव विविधता वाला परिवेश सौंपें।